हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम टू अपना क्लास 11th का चैनल। यहां पर आज के वीडियो में आपने अगर पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने लास्ट मंथ से पढ़ना स्टार्ट किया जुलाई से तो भी बहुत अच्छी बात है। एंड अगर अगस्त से पढ़ने वाले हो तो कैसे पढ़ोगे, क्या आपका रोड मैप होना चाहिए, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि अगस्त से लेकर मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो और आपका 11th बर्बाद ना हो। यही सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। सबसे पहली बात, वी आर इन अगस्त, लेकिन अगस्त को आप काउंट मत करो। अगस्त तो आधा खत्म हो चुका है, कॉलेज हार्डली स्टार्ट हुआ है, किसी का हुआ है, किसी का अभी भी बाकी हो सकता है स्टार्ट होने का। ठीक है, नाउ जितना मैंने कॉलेज के प्रोफेसर से बात की, उन्होंने बताया कि मार्च एंड में आपका पेपर होता है, फाइनल एग्जाम होती है। ठीक है, तो अगस्त से लेके मार्च तक का आपके पास टाइम है। अगस्त को मैं काउंट नहीं करूंगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, मार्च में आपकी एग्जाम है, तो आपके पास बचे 6 महीने। तो 6 महीने में आपको 11th का सिलेबस पूरा कवर करना है। एंड 11th का सिलेबस ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड से ज्यादा होता है। तो जैसे ही आपका 10th स्टैंडर्ड खत्म हुआ मार्च में, मैंने बोला अप्रैल में छुट्टी ले लो, चलो एक महीना एंजॉय करो, साल भर आपने मेहनत किया है। मैंने बोला मई से पढ़ाई करो। जो लोग मई से पढ़ रहे हैं उनका काफी सारा सिलेबस हो चुका होगा एंड वो लोग एक काफी कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। कॉलेज स्टार्ट हुआ, कोई डर नहीं है। यूनिट टेस्ट आएगा, कोई डर नहीं है। सेमेस्टर आएगा, कोई डर नहीं है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे जून से पढ़ रहे हैं उनका भी ठीक है, जुलाई से पढ़ रहे हैं ठीक है। लेकिन अगर आप कॉलेज पे डिपेंडेंट थे, देखो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या हुआ, कॉलेज आपका लेट स्टार्ट हुआ है, अगस्त में स्टार्ट हुआ है। अगस्त फर्स्ट वीक में, किसी का 10 अगस्त से हुआ होगा, किसी का अभी तक हुआ नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो कॉलेज लेट स्टार्ट हुआ। अगर आप कॉलेज पे डिपेंडेंट होके कॉलेज में जाऊंगा, टीचर वहां पढ़ाएंगे, तो यू आर इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजिशन। ठीक है, सबसे पहला प्रॉब्लम या सबसे पहली मिस्टेक। दूसरी बात, अभी आपके पास अगर अभी से पढ़ रहे हो अगस्त से, तो आपके पास 6-7 महीना बचता है आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। एंड अगर आप 10th स्टैंडर्ड में न्यूमेरिकल्स से डरते थे, मैथ्स अगर आपको पसंद नहीं था, या फिजिक्स में गिने चुने 40 न्यूमेरिकल थे, ग्रेविटेशन पकड़ लो, हीट पकड़ लो, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पकड़ लो, रिफ्रैक्शन, लेंसेज, सब मिलाकर के 40-45 न्यूमेरिकल्स हैं, अगर वो भी आपसे हो नहीं रहे थे 10th में, तो अभी यू आर फॉर अ वेरी बिग सरप्राइज। जब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करोगे ना, हर एक चैप्टर में 30-30, 35-35 न्यूमेरिकल निकलेंगे, वो भी अलग अलग टाइप के। उसमें भी आपको सीटी का प्रिपरेशन करना है, जेडब्ल्यू का करना है, तो ओहो हो, क्या ही बताऊं। तो ये फीलिंग आपको आनी स्टार्ट हो गई होगी, न्यूमेरिकल्स में आप अटकोगे। एंड लास्टली, जब आपकी कॉलेज फुल फ्लेज चालू हो जाती है, जब आप प्रैक्टिकल अटेंड करने स्टार्ट करते हो, हफ्ते में 3 प्रैक्टिकल आपके होंगे। अगर बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, तो तीनों का प्रैक्टिकल होगा, मैथ्स का प्रैक्टिकल नहीं होता। तो यहां पर कॉलेज के साथ अगर आपने कोचिंग लगाया है, भले ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वहां आपके 3 से 4 घंटे तो कोचिंग में जाएंगे। ठीक है, फिर साथ में सेल्फ स्टडी करना है। एंड कुछ जिंदा हो, इंसान हो, तो थोड़ी पर्सनल लाइफ भी होती है हमारे लाइफ में, राइट। थोड़ा 1-2 घंटा अपने लिए भी निकालोगे, कुछ ना कुछ करोगे, कोई आपकी हॉबी होगी, गेम खेलोगे, बाहर खेलने जाओगे, दोस्तों से मिलोगे, जो कुछ भी है। तो ये सारी चीजें मैनेज करना, इफेक्टिवली एंड कंसिस्टेंटली पढ़ना, दीज आर योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, नाउ आई नो आपको पढ़ना है, यू वांट टू स्टडी, बट यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। अगर आप अगस्त में आ गए हो एंड अभी तक 11th का प्रॉपरली आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, या कहीं पे कोचिंग लगाया है या नहीं लगाया है, तो यू आर इन फॉर अ वेरी बिग सरप्राइज। ठीक है, रियली प्रॉपर रूटीन अगर अभी तक नहीं बना है, टाइम मैनेजमेंट आपका अभी तक नहीं हो रहा है। देखो, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो, आपको सबसे बड़ी बात बताऊं 11th स्टैंडर्ड में, ध्यान से सुनना। अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो, रेगुलर लेक्चर अटेंड कर रहे हो, पहले से कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, क्लियर योर डाउट्स। 11th आपका फाउंडेशन ईयर है, यहां पे बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे तो भी चलेगा, आपको 80% भी आते हैं। देखो, अगर आपको 10th में 95% आए, बहुत अच्छी बात है। 11th में अगर आप 80-85% भी लेकर आते हो कंसिस्टेंटली पढ़ के, बहुत अच्छी बात है, इट इज अ वेरी गुड स्कोर। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। यहां पर 11th में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस करना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। 10th में क्या करते थे, इतना ही पीवाईक्यू है, इतना ही करके जाएंगे, इसी में से आएगा, आ गए 95%। यहां पे वैसा नहीं है, यहां पे मेरे को पूरा टेक्स्ट बुक समझना है। फाउंडेशन अगर क्लियर नहीं होगा, 11th क्लियर नहीं होगा, तो आपका 12th डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज होने वाला है, खराब होने वाला है। ये आप मेरी बात समझ के चलो। अगर आप ऑनलाइन में जा रहे हो, अगर आपका ऐसा कोई ऑनलाइन क्लास है जहां पे डाउट क्लियरिंग होती है, जहां पे टीचर अवेलेबल होता है, तो बहुत अच्छी बात है। या फिर अगर ऐसा कोई ऑनलाइन बैच है जहां पे हजारों बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, आप टीचर के साथ, जो टीचर आपको पढ़ाता है उस तक आप पहुंच नहीं पाओगे। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डाउट्स क्लियर करें। जब आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, टीचर से बात करके क्लियर करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे साथ क्या होता था, जब मैं 11th में था, तो एक हमेशा बैरियर रहता था टीचर के साथ। टीचर होता था, बड़ा आदमी होता था,
सफेद दाढ़ी वाला कोई आदमी होता था जिससे हम डरते थे, ठीक है, एक काफी स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट होता था, तो डर डर में ना हम कभी पूछ नहीं पाते थे। एंड पीयर प्रेशर, बाकी सारे बच्चे इनको समझ में आ गया ये कुछ पूछ नहीं रहे हैं तो मैं भी पूछ नहीं रहा हूं। एंड मैंने भी काफी ऑफलाइन पढ़ा है, बहुत ऑफलाइन पढ़ा है, तो आई नो दैट टेंडेंसी के शर्म आती है अंदर से, लगता है कि यार मैं हाथ ऊपर करके पूछूंगा कैसा लगेगा, बाकी लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, तो ये सारी एंग्जाइटी भी अंदर से आती है, डाउट्स आते हैं। लेक्चर के बाद टीचर भाग जाता है। ऑफलाइन लेक्चर्स की बात करूं तो बहुत जगह पे टीचर जो है ना एक क्लास से दूसरे क्लास भाग रहे होते हैं, तो यहाँ पे लेक्चर खत्म हुआ तुरंत भाग जाएगा टीचर, आपको जो डाउट्स वगैरह है वो क्लियर करने का उतना इफेक्टिव मौका नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता। जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा परसेंटेज लाने वाले हैं, क्लास वालों भी, उनको भी लगता है कि ये बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाएगा। जो बच्चे इफेक्टिवली पढ़ नहीं पा रहे हैं, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनको फिर दबा दिया जाता है, उनके ऊपर उतना फोकस नहीं किया जाता है। तो ऑल दीज थिंग्स हैपन इन ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है, ये मैंने देखा हुआ है, एक सच्चाई है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जो टॉपर्स होते हैं उनका बैच भी अलग बनता है, अलग बैच होता है, बाद में जो जिनको कम परसेंटेज आ रहे हैं उनका बैच अलग है, ज्यादा बच्चे भर दिए जाते हैं क्लास में, डाउट सॉल्विंग होती है नहीं होती है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है नहीं पढ़ाया जाता है, अच्छे टीचर्स वहां पे नहीं जाते, अच्छे अच्छे टीचर टॉप वाले बैच में जाएंगे जहां पे टॉप बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें आपको ऑफलाइन में देखने मिलती हैं, ठीक है सच्चाई है, थोड़ा ऑफलाइन क्लासेस में होता है ये सब कुछ। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ माई बैच। हमारा जो उड़ान बैच है वहां पे जूम मीटिंग्स होती हैं, तो हर बच्चे से मैं देख पाता हूं, उनको उनसे बात कर पाता हूं, ठीक है। यहाँ पे एवरी स्टूडेंट इज इक्वल फॉर मी, कोई ज्यादा मार्क्स ला रहा है, कोई कम मार्क्स ला रहा है, किसी का डाउट अच्छा है, किसी का डाउट बहुत ही बेसिक है, अरे तेरे को तो ये आना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। वी आर ऑल इक्वल हियर एंड आई एम लाइक योर ब्रदर। इट डजंट हैव टू बी अ टीचर है कोई, किसको हम कैसे बात करें, इससे कैसे बात करें, अरे आप लोग मुझे 10 से जान रहे हो, 10 से मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो देयर इज दैट कनेक्शन दैट वी हैव कि आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो, राइट। एंड जो भी बच्चे मेरे उड़ान बैच में आते हैं, आपके पास एक स्पेशल नंबर होता है, ठीक है, उसके बारे में तो आपको बताऊंगा। नाउ आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस तो मिलते ही हैं, ठीक है, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है हर एक क्लास की, टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी मिलेगा, सब्जेक्टिव टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट में भी हम लोग बहुत सारी चीजें नई नई लेकर आने वाले हैं। हर लेक्चर के बाद भी आपको एक डीपीपी शीट मिलेगा साथ साथ में, ताकि लेक्चर के बाद भी आप इफेक्टिवली जो भी पढ़ाया है उसका प्रैक्टिस कर सको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। ये सारी चीजें हमने बहुत कुछ आपके स्टडी के लिए, अभी तो 11th है, ठीक है, वैसे हम सीईटी का प्रिपरेशन यहाँ पे करवा रहे हैं, सीईटी के ऊपर 12th में ज्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन हम अभी से आपको उतना ही फोकस के साथ उतना ही इफेक्टिवली पढ़ाएंगे, राइट। डाउट सॉल्विंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात टीचर तक पहुंच पाना, तो यहां पर आपको एक IVR नंबर दिया जाता है जिससे आप किसी भी टीचर तक पहुंच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूं, शुभम सर पढ़ा रहे हैं, योगेश सर हैं जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मारिया मैम है जो केमिस्ट्री पढ़ा रही हैं, टीचर्स का भी इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। किसी भी टीचर के साथ, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उस टीचर से आप खुद अपना डाउट कॉल करके क्लियर कर सकते हो। एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई स्टूडेंट्स, अनलेस अगर मैं किसी लेक्चर में हूं या फिर मैं कोई रिकॉर्डिंग कर रहा हूं या मैं कुछ काम में हूं, अदरवाइज जब भी मेरा फोन फ्री होता है, बच्चे का कॉल आता है, आई विल पिकअप, आई विल टॉक टू यू, आपका डाउट है वो क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हेजिटेशन मुझे दिखता है, कभी मैं मीटिंग में, जूम मीटिंग में वगैरह पूछता हूं ना बच्चों से कि आप लोग कॉल नहीं करते, डाउट आता है तो कॉल क्या करो, तो दे आर लाइक हमें डर लगता है सर। वाई? करो ना, बिंदास कॉल करो, वी आर देयर फॉर यू। एक बार नहीं उठाया, 2 बार नहीं उठाया, आधे घंटे बात करो, ठीक है, टीचर बिजी होगा, आधे घंटे बात करो, नहीं उठाया, ठीक है, फिर आधे घंटे, यू कैन कॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो दूसरी बात, डाउट्स मल्टीपल लेवल पे क्लियर होंगे। लाइव क्लास में आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, लाइव क्लास में भी रेज हैंड का फीचर है, जहां पे जस्ट लाइक अ कॉल, फोन कॉल की तरह लाइव क्लास के अंदर भी आपका डाउट क्लियर किया जा सकता है। AI दोस्त एक AI फीचर, इट इज अ फ्री फीचर जो अपने बैच में, अपने ऐप के ऊपर, इजी लर्निंग ऐप के ऊपर अवेलेबल है। वहां पर भी आपका कोई भी न्यूमेरिकल का डाउट है, ठीक है, मान लो आपको टीचर अवेलेबल नहीं मिल रहा है, तो न्यूमेरिकल का फोटो खींच के इसके ऊपर अपलोड कर दिया, पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका, ठीक है, डिटेल्ड सॉल्यूशन, कि उसको पढ़ के भी आप समझ पाओ कि हाँ स्टेप्स कौन से फॉलो करने हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ये फीचर भी आपके लिए अवेलेबल है। फिर IVR नंबर होगा जिसके ऊपर कॉल, 1-on-1 कॉल कर सकते हो। मेंटरशिप, आपको कोई भी दिक्कत आती है पढ़ने में, वो आप आपके टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हो, राइट। एंड डाउट क्लियरिंग सेशन, जो जैसा मैंने बताया जूम के ऊपर कंडक्ट किया जाएगा, कि एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसमें कहीं पे डाउट्स आ रहे हैं बच्चों को, तो एक सेशन लेके, सेपरेट सेशन लेके बातचीत करके वी कैन डिस्कस एंड क्लियर दोस डाउट्स। तो ये सारी फीचर्स अभी अवेलेबल हैं। इसके अलावा भरपूर ढेर सारे MCQ टेस्ट आपको हर एक चीज पे देखने मिलेंगे, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा MCQs का भी प्रैक्टिस होता रहे, ठीक है। नाउ दीज आर आवर टीचर्स। शुभम सर हैं, फिजिक्स ले रहे हैं, मैं बायोलॉजी ले रहा हूं, मरिया मैम है केमिस्ट्री, योगेश सर
मैथमेटिक्स एंड खुशी मैम, शी इज ऑल्सो टेकिंग बायोलॉजी अलॉन्ग विथ मी, ठीक है। तो दीज आर आवर टीचर्स, माय टीचर्स, जो आपको उड़ान बैच में पढ़ाने वाले हैं। बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी आपको करनी है तो ये दोनों नंबर अवेलेबल है, इसके ऊपर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अभी देखो बैच की तो बात अलग है, जो बच्चे बैच में हैं ऑफ कोर्स आप उनके साथ भी बात करके उनका फीडबैक वगैरह ले सकते हैं, वो तो अलग बात है। नाउ स्टेप बाय स्टेप कैसे प्लान करेंगे, जो जो इश्यूज मैंने आपको बताया कि लेट स्टार्ट हुआ कॉलेज, न्यूमेरिकल को टैकल कैसे करना है, डाउट क्लियरिंग के लिए क्या करें, पढ़े कहां से, यूट्यूब के ऊपर भी जो चीजें मिलती हैं महाराष्ट्र बोर्ड के लिए वो बिखरी हुई मिलती हैं, ठीक है। क्लियर कट आपको एक ही चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा बहुत ही कम चैनल आपको देखने मिलेगा, राइट। तो सबसे पहले एक रूटीन सेट करना जरूरी है। अगर आपका कॉलेज स्टार्ट हो गया है तो कॉलेज के पहले आधा घंटा पौना घंटा रिवीजन करके चले जाओ। अगर आपको कॉलेज में टीचर पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ाने वाले हैं उसके हिसाब से रिवीजन कीजिए, या फिर आपके कोचिंग में जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसका भी आप रिवीजन सुबह उठ के कर सकते हो, राइट। रिवीजन कैसे किया जाना, कैसे करना है वो भी आपको 2 मिनट में बताऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, कॉलेज से आने के बाद कोशिश करना कि पूरे दिन भर में आपको 4 घंटे का सेल्फ स्टडी का टाइम मिले। फिर उसमें से भले 1 घंटा सुबह ले लिया आपने, कॉलेज के आने के बाद आपने आधा घंटा रेस्ट कर लिया, एक नैप ले लिया, पावर नैप ले लिया, उसके भी काफी फायदे होते हैं, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो जिनका शेड्यूल हेक्टिक होता है तो आधे आधे घंटे का या 15-20 मिनट का नैप लेते हैं ताकि माइंड फ्रेश हो जाए, ठीक है। इनफैक्ट विराट कोहली सर मैच खेलने के पहले आधा घंटा सो के जाते हैं ताकि माइंड फ्रेश हो जाए, मैच में एकदम फ्रेश फील हो, एंड आगे फिर खेलना है ना 4-5 घंटा जो भी है, T20 अगर है तो एनीवे एक पावर नैप ले लिया कॉलेज से आने के बाद, एंड बाद में फिर से हमने 2 घंटा 1.5 घंटा जितना भी हमें टाइम मिलता है सेल्फ स्टडी का रिवीजन करने का वो हमने किया, राइट। नाउ टाइमर लगा के पढ़ना ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच है कि आपने फॉर एग्जांपल 25 मिनट का टाइमर लगाया, फोकस से 25 मिनट आपने पढ़ा, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल दो, सिर्फ टाइमर आपका चलता रहेगा, ठीक है। 25 मिनट कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम के ऊपर फोकस, ठीक है। या फिर थोड़ा हैवी पढ़ाई करनी है तो आपने लगाया 50 मिनट का टाइमर, 50 मिनट का टाइमर, नो डिस्ट्रैक्शंस, फोन को डाल दिया एयरप्लेन मोड पे, ठीक है। एंड हम चुपचाप अपना टेक्स्ट बुक से रीड कर रहे हैं या फिर अपना नोट्स बना रहे हैं या फिर जो भी आपका पढ़ने का तरीका है वो आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। फिर 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर से पढ़ना है, फिर से 50 मिनट का टाइमर लगा दिया या 25 मिनट का टाइमर लगा दिया, फिर 5 मिनट ब्रेक ले दिया। तो यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, पोमोडोरो टेक्निक यूज कर रहे हैं। टाइमर लगा के काम कीजिए, टाइमर लगा के पढ़िए, तो आपको भी पता चलेगा आपने इफेक्टिवली कितना टाइम पढ़ाई किया। अब रिवीजन की जब बात आती है, सिर्फ रीडिंग करने से, टेक्स्ट बुक को बार बार पढ़ने से, नोट्स को बार बार पढ़ने से आपका इफेक्टिव पढ़ाई नहीं होता है। मेरे ही क्लास में एक बहुत अच्छे सर थे, उन्होंने बोला था साइंस अगर आपने लिया है तो वो पढ़ के नहीं होता, लिख कर होता है, लिख कर होगा आपका साइंस का पढ़ाई। तो आप एक रफ नोटबुक ले लो, कोई भी प्रकार की एक रफ बुक ले लो, जैसे कि समझो मेरे पास ये बुक है, ठीक है, सिंपल बुक है, ठीक है, रफ बुक है मेरी ये, इसमें मुझे कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी याद करना है, कुछ भी रिवाइज करना है, तो मैं अपने हिसाब से कैसे भी रफ में नोट्स बनाते जाऊंगा, एक फ्लो चार्ट बनाते जाऊंगा या कोई एक डायग्राम ड्रॉ करके उसके लेबल्स वगैरह करूंगा। वो डायग्राम एकदम तुम्हारा पिकासो लेवल का नहीं होगा तो चलेगा, एलिमेंट्री इंटरमीडिएट लेवल का नहीं बनाने का अपने को, लेकिन फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग, फॉर अवर रिविजन, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए, चलो मेरे को क्लोरोप्लास्ट बनाना है तो मैंने बनाया, एक मेम्ब्रेन होती है, दूसरी मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, फिर ये मैंने बना दिया एक ग्रैनम, ठीक है, एक यहां पे बना रहा हूं, ठीक है, 2 ग्रैनम बना दिए, उसके बीच में मैंने स्ट्रोमा लैमेले बना दिए। अच्छा, फिर यहां पे मुझे डीएनए भी देखने मिलेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहेगा, ठीक है, राइबोसोम्स भी देखने मिलेंगे, ठीक है, और क्या देखने मिलेगा, स्ट्रोमा रहेगा, ये आपका स्ट्रोमा में एंजाइम्स रहेंगे। बेसिकली इतना ही आपका हो गया काम, तो भी इसको लेबल किया। क्लोरोप्लास्ट मेरा पूरा रिवाइज हो गया, एक डायग्राम के फॉर्म में या फिर एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में पॉइंट्स में लिखते जाऊं कि इसमें डबल मेम्ब्रेन है, ऐसा लिख दिया मैंने, चलो डबल है मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, फिर स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड, जैसा जैसा मुझे याद आ रहा है उसको कहते हैं ग्रैनम, ठीक है, उनके बीच में कनेक्शंस होते हैं उनको कहते हैं लैमेले, लैमेले का स्पेलिंग लैमेले, ठीक है। फिर स्ट्रोमा रहेगा, स्ट्रोमा में आपको एंजाइम्स मिलेंगे, डीएनए मिलेगा, राइबोसोम्स मिलेंगे, एंजाइम्स मिलेंगे। तो भले मेरी रफ हैंडराइटिंग है, थोड़ी खराब हैंडराइटिंग है, लेकिन मैंने पॉइंट्स जैसे जैसे मेरे को याद आ रहे थे वो मैंने लिखे, मेरा एक टॉपिक रिवाइज हो गया। तो इस तरीके से लिख लिख कर आपको चीजों को याद करना है, चीजों को रिवाइज करना है, समझना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये आपके नोट्स नहीं है, ये रफ वर्क है, ये रिविजन वर्क है। एंड ऐसे अगर पढ़ोगे ना,
कोई रोक नहीं पाएगा आपको। ऐसा टेक्स्ट बुक आपका याद हो जाएगा ना, ऐसे आपके सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे ना, करके देखना, ट्राई करके देखना, समझ में आएगा आपको मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है एक्टिव रिवीजन, लिख लिख कर पढ़ना है, डायग्राम के फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में लिख लिख कर समरीज बना के। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दूसरी बात, नोट्स हैंड रिटन, अगर खुद के प्रॉपर नोट्स आप बनाते हो लेक्चर देखते देखते, बैच अपना जो है, हमारा जो बैच है उड़ान बैच, उसमें मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूं उसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा विद एवरीथिंग विच आई हैव रिटन। अपना पीडीएफ कैसा होता है, अपना पढ़ाने का तरीका, डायग्राम भी रहेगा, आधे लेबल्स वहां पे रहेंगे, पॉइंट्स बहुत सारे हैं जो लिखे हुए रहेंगे, उसमें मैं कुछ एडिशनल चीजें लिखता हूं, तो वो पूरा पीडीएफ नोट्स आपको बैच में मिल जाता है। उसको यूज करके आप मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स बनाने का कोई रॉकेट साइंस वाला अलग कैसे नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाने हमें नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो लिखा है, हेडिंग लिखा, उसके नीचे सब टॉपिक लिखा, डायग्राम है तो डायग्राम बनाए, साथ साथ में शॉर्ट पॉइंट्स है वो लिखते गए, अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स आपने बनाया। लेक्चर के बाद, लेक्चर देखते देखते बनाओ चलेगा, लेक्चर के बाद बनाओ चलेगा। ठीक है, लेक्चर देखते देखते बनाओगे तो घाई गड़बड़ी में गंदा नोट्स मत बना देना, या फिर लेक्चर के बाद बनाओ, आराम से आधा घंटा लो, फटाफट लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ाया वो आपने लिख दिया, खुद का हैंड रिटन नोट्स आपका रेडी हो गया। कभी भी इसको आप यूज कर सकते हो रिविजन के लिए। दूसरे के नोट्स पे रिलाई मत करना, मैंने आपको एक पीडीएफ दे दिया, किसी और का हैंड रिटन नोट्स है वो आप पढ़ने बैठोगे, नहीं, खुद का बनाओ, खुद का यूज करो। मेरा जितना भी चैप्टर्स बायोलॉजी का, मेरे 11th और 12th में जितना भी चैप्टर मेरे दिमाग में बैठा हुआ था वो मैंने खुद अपने नोट से रिवाइज किया था, और मुझे वो ऐसा रटा हुआ था ना कि एग्जाम के पहले मुझे वो पढ़ना भी नहीं पड़ता था, सीधा जाता था, एग्जाम लिखता था, पेपर लिखता था, फुल मार्क्स आता था। लिटरली अपने लिखे हुए शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट पॉइंट्स, अपने पॉइंट्स बाद में एग्जाम में खुद आप बना सकते हो बड़े करके, कंसेप्ट आपको पता होगा, अपने शब्दों में आप आंसर लिख सकते हो। 10th के जैसा नहीं है इधर कि जैसा टेक्स्ट बुक में दिया 4 शब्द वही कीवर्ड्स आपको यहाँ पे लिखने हैं, 4 पॉइंट लिखोगे 2 मार्क मिलेगा, ऐसा नहीं है, अपने शब्दों में लिख सकते हो आप 11th में। कंसेप्ट पे फोकस करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा बात, खुद को डेली टारगेट्स दो, सोने के पहले या फिर सुबह उठ के पहला काम करोगे खुद को टारगेट लिखो कि आज के दिन में मेरे को क्या क्या कंप्लीट करना है, एंड स्टडी एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स डेली, 2 सब्जेक्ट पे फोकस करो। दे कैन बी एनीथिंग, आपने बायो भी पढ़ा, साथ में केमिस्ट्री पढ़ा, या फिर दूसरे दिन मैथ्स ले लिया, मैथ्स के साथ फिजिक्स ले लिया, मिक्स करो, लेकिन रोज 2 सब्जेक्ट का पढ़ाई करने की कोशिश करो। ठीक है, हमारे बैच में भी रोज का 2 लेक्चर होता है, फिजिक्स का रहेगा, उसके साथ मैथ्स रहेगा, बायो रहेगा, उसके साथ केमिस्ट्री रहेगा, रोज के 2 लेक्चर होते हैं। तो जो भी उस लेक्चर्स में पढ़ाया जा रहा है टीचर के फ्लो के साथ, टीचर जो जो पढ़ा रहा है, जैसे जैसे पढ़ा रहा है उसके साथ साथ आप पढ़ते जाइए। ठीक है, ये आपका एक सिंपल तरीका है कंसिस्टेंट रहने का। जो मैं पढ़ा रहा हूं, लेक्चर के बाद रिवाइज किया, खुद का नोट्स बनाया, लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में जब आओगे तो पढ़ के आओगे, रिवीजन करके आओगे। ठीक है, एंड अगस्त का टारगेट आपको दे रहा हूं, अभी से अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, अगर अब तक नहीं पढ़ा है तो अगस्त में हर एक सब्जेक्ट का 2-2 चैप्टर कंप्लीट करना है। फिजिक्स का 2 करना है, केमिस्ट्री का 2 करना है, मैथ्स का भी। मैथ्स में आप अगर 3 चैप्टर करो तो अच्छी बात है, बायोलॉजी में 2 चैप्टर। ठीक है, तो ये आपका टारगेट रहने वाला है। वैसे फिजिक्स में टोटल कितने चैप्टर है पता है आपको? अगर आपने टेक्स्ट बुक ओपन किया तो आपको पता होगा, यहाँ पे 14 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 16 चैप्टर है, मैथ्स में, मैथ्स 1 मैथ्स 2 9 चैप्टर है, 18 चैप्टर हो जाते हैं, बायोलॉजी में 16 चैप्टर है। तो ये कुछ हिसाब आपका बनता है, और बाद में ऑफकोर्स ये अगस्त का है, इसके बाद आपको स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी। नवंबर क्या बोल रहा हूँ, सितंबर में आपको और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपके सेमेस्टर के हिसाब से आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अभी अगर आप यहां से शुरू कर रहे हो तो ये आपका टारगेट रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? ठीक है, वैसे अगर आपको YouTube से पढ़ना है एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, यहाँ पे मैं बायोलॉजी अपलोड कर रहा हूँ मेरे चैनल के ऊपर, बराबर है, पार्थमोमा 11th यहीं पे, तो यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हो। मैंने अभी 3 चैप्टर कवर किया है, यहाँ पे 16 चैप्टर हैं, उसमें से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट मैं 8 से 10 चैप्टर तो कंप्लीट करूं। एटलीस्ट जितना बॉटनी का पार्ट है पूरा बॉटनी, और उसके साथ साथ जितना भी जनरल बायोलॉजी का पार्ट आता है, जो बॉटनी और जूलॉजी में कॉमन पार्ट है, वो भी कवर करूंगा, एंड कोशिश करूंगा जूलॉजी का भी एक आध दूसरा टॉपिक जो डिफिकल्ट लगता है वो हम ले लेंगे। तो आउट ऑफ 16 चैप्टर्स आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल, एटलीस्ट 8 to 10 चैप्टर्स तो मैं करूंगा कंप्लीट। ठीक है, पूरा। ठीक है, तो ये लेक्चर देख के भी आपको पूरा कंटेंट समझ में आ जाएगा, कहीं पे भी कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है, उसी तरीके से अपना इजी लर्निंग सीनियर चैनल है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसको भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। यहां पर आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स देखने मिलेगा। केमिस्ट्री के लिए भी हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द लाने के लिए, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स टाइम टू टाइम देखने मिलेगा, यहां से आप देख सकते हो। ठीक है, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, मुद्दा समझ में आया है। एक आखिरी बात आपको कहना चाहूंगा यहाँ पे बस, कि 11th आपका क्या है, फाउंडेशन है। बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे लाएंगे हम, रट्टा मारेंगे सब कुछ, कंसेप्ट अगर क्लियर है 11th में
पढ़ने पे फोकस करना, आप ज्यादा से ज्यादा सीखना, ज्यादा से ज्यादा समझना। एंड जो गलती आप कर सकते हो ना, साइंस लेके गलतियां हो रही है मेरे से, बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही है, वो सारी आप 11th में कर लो, ताकि 12th में आपको गलतियां ना करो, और जो गलतियां अभी हो रही हैं वो 12th में रिपीट ना हो, कि अभी पढ़ नहीं पा रहे, इनकंसिस्टेंट रह रहे हैं, न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। तो जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशंस अभी निकालो, ताकि नेक्स्ट ईयर जब आप 12th में जाओगे तो आपको वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। 11th बर्बाद मत करना, अभी भी आपको बता रहा हूं, टाइम है, 6-7 महीना है अपने पास, आराम से पढ़ के आप अपना 11th का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपसे अकेले नहीं हो रहा है, यू वांट गाइडेंस, यू ऑलरेडी नो वेयर टू फाइंड अस, ठीक है। हमारा बैच तो है ही, हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं, अवेलेबल हैं, ठीक है। तो कोई भी इंक्वायरी है तो ये दोनों नंबर के ऊपर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट वन, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।